घर से निकलते हुए रिया के पैरों में मानो बेड़ियां पड़ गईं। एक लंबी सांस ले पूरे घर को आंखों में समेटते बाहर निकली, मानो अब शायद ही वापसी हो। वकील के यहाँ तलाकनामे पर हस्ताक्षर करते रिया के हाथ एक बारगी कान पे। कनखियों से देखा, प्रतीक का भी यही हाल था। दोनों खामोशी के साथ ही बाहर निकले। चर्चगेट स्टेशन पहुंचते ही प्रतीक ने चुप्पी तोड़ी। तुम घर पहुंचो, मैं बाद में आऊंगा। और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही दरवाजे से बाहर निकल गया। अब मेरा साथ घर तक भी गवारा नहीं। मन रो उठा रिया का। शायद बाहर की मूसलाधार बारिश भी उसका साथ दे रही थी। लोकल ट्रेन में बैठते ही उसके विचारों की श्रृंखला फिर शुरू हो गई। कितना प्यार किया करते थे दोनों एक दूसरे से। प्रेम में आकंठ डूबे रहते। दोनों के परिवार इस शादी के खिलाफ थे। सारी कठिनाइयां झेलते, आपसी विश्वास के सहारे 2 वर्ष का लंबा अंतराल गुजर गया था। बीतते समय ने प्यार की नींव और मजबूत कर दी थी, लेकिन दोनों के परिवार वालों का दिल फिर भी नहीं पिघला। अब और इंतजार न करते हुए दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। दहलीज लांघते ही रिया प्रतीक माथुर बन गई। जीवन में खुशियां ही खुशियां थीं। ऑफिस से घर लौटने का दोनों को बेसब्री से इंतजार होता, लेकिन धीरे धीरे यह प्यार न जाने कहां खोता चला गया। प्यार की जगह कड़वाहट ने ले ली थी। ब्रांद्रा स्टेशन पास आने लगा। विचारों को झटक रिया उठकर दरवाजे तक आई कि अचानक भयानक आवाज से जोरदार बम विस्फोट हुआ। वह कुछ समझ पाती, इससे पहले ही जोरदार धक्के से वह दरवाजे के बाहर फेंक दी गई। सिर झंझना उठा। चारों ओर खून ही खून, मांस के लोथड़े और चीत्कारें। अर्धचेतन अवस्था में ही उसने देखा कुछ लोग उसे उठाकर दौड़ रहे हैं। दर्द की एक टीस पूरे शरीर में फैल गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। शायद बेहोश हो गई थी वह। प्रश्नवाचक चिन्ह। थके थके कदमों से घर जाने के लिए चर्चगेट पहुंचा। बाहर की दुनिया से बेखबर अपनी ही धुन में खोया था। स्टेशन पर खूब भीड़ थी। लोग बातें कर रहे थे। पिछले हफ्ते तेज बारिश ने दम निकाल दिया। उसके बाद भिवंडी में हुआ दंगा दहशत फैला गया। 2 दिन पहले शिवसेना की तोड़फोड़ से डरे लोग संभले भी नहीं थे कि आज 11 जुलाई का ये बम विस्फोट। पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है। बम विस्फोट। प्रतीक के कान खड़े हो गए। पूछने पर पता चला 7 जगहों पर बम विस्फोट हुए हैं, और वो भी प्रथम श्रेणी के डिब्बे में। प्रतीक के तो होश उड़ गए। हाथ पैर कांपने लगे। रिया, वो जोर से चिल्लाया। सिर पकड़कर नीचे बैठ गया और दहाड़े मारकर रोने लगा। विस्फोट 6.24 को बांद्रा में हुआ था और रिया उसी ट्रेन में थी। लोगों ने प्रतीक को संभाला और उसे फोन करने की सलाह दी। हाँ, फोन करता हूँ। कांपते हाथ न जाने कितनी बार डायल करते रहे, पर फोन नहीं लगा, ना ही मोबाइल और ना ही घर का। लगता भी कैसे। लगभग सभी मुंबईवासी और दूसरे शहरों में रहने वाले लोग अपने घर वालों और रिश्तेदारों की सलामती जानने के लिए फोन कर रहे थे। इससे सारे नेटवर्क जाम हो गए थे। काफी रात हो गई थी। प्रतीक जल्द से जल्द बांद्रा पहुंचना चाहता था, पर ट्रेनें रद्द हो गई थीं। लोगों का बड़ा सा हजूम चर्चगेट से भाईंदर और विरार तक पैदल ही भूखा प्यासा अपने अपने घरों की ओर भाग रहा था। अनेक शंका कुशंकाओं के साथ कि कहीं हमारा कोई अपना तो इस विस्फोट में नहीं। इन भागते पैरों को ताकत देने के लिए लोग रास्तों में मदद के लिए खड़े थे। स्थानीय निवासी और सेवाभावी संस्थाओं के कार्यकर्ता तो पीने के पानी से लेकर चाय बिस्किट तक बड़े ही अनुशासित तरीके से बांट रहे थे, कहीं कहीं आग्रह के साथ और कहीं मीठी जबरदस्ती के साथ। उन अनजान लोगों का प्रेम और अपनापन देख प्रतीक की आंखें बरबस ही गली हो गईं। किसी तरह प्रतीक बांद्रा स्टेशन पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल दहल गया। मृतकों के शरीर के अवयव जहां तहां पड़े थे। हाथ कहीं तो पैर कहीं। सब और खून और मांस के चीथड़े। दर्द से चिल्लाते घायल लोगों का बिखरा सामान। ट्रेन की टूटी हुई खून से सनी खिड़कियां, उखड़ी हुई सीटें, विस्फोट की तीव्रता बयान कर रही थीं। आसपास के लोग घर में डरकर, दुबककर बैठने की बजाय घायल लोगों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचा रहे थे। घर की चादरों और साड़ियों से स्ट्रेचर का काम लिया जा रहा था। कहाँ हो, रिया? प्रतीक की मानो धड़कनें रुक गई थीं।
अरे बाबा, यही तो हूँ, तुम भी ना खामखा बेकार शोर मचाते हो। प्रतीक की जान में जान आई। आंखों में चमक लिए उसने मुड़कर देखा। ओह नहीं, यह तो उसका भ्रम था। ये तो घर के रोजमर्रा के संवाद थे। प्रतीक पुकारता और रिया ऐसे ही जवाब देती। उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए रात रात भर जागती। उसके साथ विभिन्न संदर्भ ढूंढती, उसका मार्गदर्शन करती। रिया उसे याद आने लगी। काम करते करते झपकी लगने पर वह सो जाता, परंतु सुबह उसे सारी रिपोर्ट टाइपिंग कर प्रिंटआउट के साथ तैयार मिलती। यह रिया का ही कमाल था, जबकि उसे भी सुबह घर के सारे काम निपटाकर ऑफिस जाना पड़ता था। एक दिन उसके बीमार होने पर मना करने के बावजूद रिया अपना प्रेजेंटेशन छोड़ सारा दिन उसके सिरहाने बैठी रही, जबकि इस प्रेजेंटेशन के बाद उसे प्रमोशन मिलना तय था। पुरानी बातें याद कर सोच में पड़ गया प्रतीक। ऐसी गुणी, प्रतिभा संपन्न, प्यार करने वाली पत्नी को वो तलाक देने जा रहा था। रिया का पहले खा लेना, उसे खाने के लिए ना पूछना, घर को सलीके से ना रखना या प्रतीक का चीजें बेतरतीब रखना, गीला तौलिया बिस्तर पर डाल देना, एक दूसरे के लिए वक्त न होना, ये सब तो इतने बड़े झगड़े की वजह नहीं हो सकती कि तलाक ही ले लिया जाए। क्या हमारा ईगो हमारे प्यार से बड़ा हो गया था, और इस प्यार का एहसास होने के लिए क्या इस हादसे का होना जरूरी था? यदि वह पहले ही समझ पाता तो शायद रिया को इस तरह ना खोता। धिक्कार है उस पर। कहाँ हो रिया? चलते चलते थक गया था प्रतीक। एक ओर भय से पागल मन और दूसरी ओर टीवी पर दिखता हाहाकार उसे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल चक्कर काटने पर मजबूर कर रहे थे। अस्पतालों की अवस्था तो और भी विकट थी, चारों ओर शोर ही शोर। हेलो, 50 बेड और भिजवाओ, एम्बुलेंस प्लेटफॉर्म पर भेजो, सर्जन इंस्थिटिस्ट को कॉल करो, साथ ही सांत्वना के शब्द घबराओ मत, सब ठीक होगा। डॉक्टर जी जान से सेवा में लगे थे। डॉक्टरों द्वारा रक्तदान की अपील करने से पहले ही अस्पताल के बाहर लगी लंबी लाइन ने 2 घंटों में ही खून का स्टॉक पूरा कर दिया। इस विलक्षण तेजी, भावना और अपनेपन ने प्रतीक को हिम्मत बंधाई और रिया के जीवित रहने की आस भी जगाई। उसे लगा पूरी मुंबई सारी रात नहीं सोई है और उस जैसे अनेक शोकमग्न लोगों के दुहक में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है। इस अंतिम अस्पताल में वह यंत्रवत घुसा। निराशा से चारों ओर नजर दौड़ाई, पर असफल रहा। वापस जाते पैरों को किसी के कराहने की आवाज ने रोक लिया। मुड़कर देखा, कोने के बेड पर हाथों में नलियां, वेंटिलेटर लगाए कोई लेटा था। गौर से देखा, वो रिया ही थी। उसे अपनी आंखों और किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह रिया के माथे पर हाथ फेरने लगा। रिया उठो, मैं आ गया हूँ, उठो रिया। मगर वह बेहोश हो चुकी थी। उसका हाथ अपने हाथों में लिए, उससे माफी मांगता, बातें करता प्रतीक रात भर जागा रहा। इस भयानक बम विस्फोट में रिया के बचने को एक चमत्कार मान ईश्वर की खूब मिन्नतें करता रहा। आज 3 दिन बाद रिया ने आंखें खोली। शायद यह प्रतीक का प्यार ही था, जो उसे मौत के मुंह से बचा ला। या वेंटिलेटर हटा दिया गया, अब खतरा टल गया है। डॉक्टर बोले। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। दबदबाई आंखों से प्रतीक डॉक्टर के पैरों पर गिर पड़ा। रिया आश्चर्यचकित सी प्रतीक के उदास आंसू भरे चेहरे, सूनी आंखों और बड़ी हुई दाढ़ी को देख रही थी। उसका हाथ अपने हाथों में ले प्रतीक बहुत कुछ कह रहा था, पर रिया कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। विस्फोट की तीव्र आवाज से इनकी सुनने की शक्ति चली गई है। डॉक्टर ने एक और आघात किया। घबराने की कोई बात नहीं, लगभग सभी पेशेंट्स की यही समस्या है। 1 से 3 महीने में यह समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। प्रतीक ने चैन की सांस ली। हाथों में हाथ लिए दोनों बड़ी देर तक रोते रहे, पर ये खुशी के आंसू थे। उनका प्यार खत्म थोड़े ही हुआ था, वह तो जमी हुई काई के नीचे ठहरे पानी की तरह था और अब तो यह जमी हुई परत भी हट चुकी थी। जिंदगी और मौत के बीच झूलती रिया ने प्रतीक को एहसास दिलाया था कि वह रिया से अब भी बेहद प्यार करता है, साथ ही यह भी कि छोटे मोटे झगड़े तो हर गृहस्थी में होते रहते हैं, उन्हें ज्यादा तूल देना ठीक नहीं। प्रतीक के इस प्यार, लगाव और देखभाल को रिया भी महसूस कर रही थी और पछता रही थी। सब कुछ पहले जैसा हो गया था। इस बम विस्फोट से न जाने कितनी जिंदगियां उजड़ गईं, मगर एक जिंदगी संवर गई।
रिया के मुंह से आश्चर्य मिश्रित चीख सुन प्रतीक ने सिर उठाकर सामने देखा। दोनों के परिवार वाले खड़े थे, जो टीवी में इन्हें देख यहाँ पहुंचे थे। इस भयानक हादसे ने सारी कड़वाहट मिटा दी थी। सिर पर बंधी पट्टी, दोनों हाथों में जलने के जख्म और पैर में फ्रैक्चर लिए रिया ने उठने की कोशिश की। बस बस बहू, जल्दी से ठीक होकर घर आ जाओ, प्रतीक की मां ने कहा। दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। खुशियां फिर लौट आई थीं। हाँ, जिंदगी जीत गई थी। धन्यवाद। कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।